Welcome everyone to today's session on TTT time temperature transformation diagram. In this session we will discuss how steel undergo different phase transformation based on time and temperature variations. The TTT diagram is an essential tool in metallurgy, helping us predict macrostructure changes in material. These changes are crucial in heat treatment process such as hardening, tempering and annealing, which enhance mechanical properties like strength, toughness and UV resistance. तो आज के जो हमारा ये सत्र होगा उसमें सभी का स्वागत करते हुए ये बताते हैं कि आज जो हमारा विषय रहेगा वो समय तापमान परिवर्तन जो आरेख है उस पर चर्चा रहेगी। ये आरेख इस्पात में होने वाले चरण परिवर्तनों को दर्शाएगा और दर्शाता है जो समय और तापमान के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। यह धातु विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो हमें सूक्ष्म संरचनात्मक यानी कि मैक्रोस्ट्रक्चरल परिवर्तनों को भविष्यवाणी करने में, फोरकास्ट करने में मदद करता है। ये जो परिवर्तन है वो हीट ट्रीटमेंट प्रक्रियाओं जैसे हार्डनिंग, टेम्परिंग और एनलिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रतिक्रिया इस्पात की मजबूती, जो उसकी दृढ़ता है, जो वी रेजिस्टेंस है को बेहतर बनाने में मदद करती है। तो इसका परिचय देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू टीटीटी डायग्राम। टीटीटी डायग्राम आरेख जो है इस्पात के आइसोथर्मल परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाने का एक ग्राफ होता है। द टीटीटी डायग्राम रिप्रेजेंट्स आइसोथर्मल phase transformation in materials, particularly steel. It helps in predicting macrostructural changes based on time and temperature condition used in heat treatment process such as hardening, tempering and annealing. जो यह बताने में यह मदद करता है, जो ये हमारा आरेख है, कि विशिष्ट तापमान के समय कौन कौन से जो माइक्रो स्ट्रक्चर बनेगा और साथ ही ये उपयोग होता है हीट ट्रीटमेंट प्रक्रियाओं में जो इस्पात है की यांत्रिक विशेषताओं यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी को नियंत्रित करने के लिए कैसे कर सकते हैं और कैसे किया जाता है। और जब इस्पात को तेजी से ठंडा किया जाता है और फिर निश्चित तापमान पर कुछ समय तक रखा जाता है तो इसमें जो विभिन्न चरण होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, जिसे हम लोग फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, होते हैं, वो देखने को मिलता है। और इससे समझना इंजीनियरिंग अनुप्रयोग के लिए, खास करके इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए, अब जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे गियर्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं और जो भी संरचनात्मक चीज़ हैं उसके जो आवश्यक गुण है, जो उसकी इसेंशियल प्रॉपर्टी है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें जो महत्वपूर्ण चीज़ें समझ में आती है वो टीटीटी डायग्राम से हम लोग देखते हैं। और जो और भी कई नाम से इस डायग्राम को देखा जाता है और पढ़ा जाता है, लेकिन खास करके कुछ पर्पस अगर कुछ विशेष हो तो वहाँ पर खास करके नाम आपको अलग अलग दिखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो टीटीटी डायग्राम है उसको आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि इट शोज आइसोथर्मल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आइसोथर्मल होता है। और एस कर्व से भी देखते हैं, एस कर्व डायग्राम, क्योंकि जो इसका शेप होता है जो रिसेंबल एज एस, इसलिए इसे एस कर्व भी कहते हैं। और बेंस कर्व इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो साइंटिस्ट थे ईसी बेन, उनके नाम के बाद इसे रखा गया, जो कि इसे डेवलप किए थे, हु डेवलप्ड इट। आइसोथर्मल कूलिंग कर्व बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स कूलिंग एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। और ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम भी इसे कहते हैं, क्योंकि बिकॉज इट illustrates द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट इनटू अदर स्ट्रक्चर।
ये सभी जो नाम हैं ये आपको टीटीटी डायग्राम के ही हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रयोग के हिसाब से इसे यूज करते हैं, और जो मुख्य हम लोग पढ़ते हैं वो टीटीटी डायग्राम से ही करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसके जो मूलभूत जानकारी है, जो इसके कॉन्सेप्ट है, उस पर देखते हैं हम लोग कि फेज ट्रांसफॉर्मेशंस इन स्टील, ऑस्टेनाइट, डिकम्पोजिशन इनटू पियरलाइट, बेनाइट एंड मार्टेंसाइट, nucleation and growth, formation of new phase under controlled condition, critical cooling rate, the rate at which austenite transform into other structure. Before understanding the TTT diagram, it is important to learn the basic concept related to phase transformation in steel. इसलिए जब इस्पात को ठंडा किया जाता है तो ऑस्टेनाइट धीरे धीरे विभिन्न संरचनाओं में बदलता है। जो इसकी मूलभूत चीज़ है वो ये है कि जब ऑस्टेनाइट को धीरे धीरे विभिन्न संरचनाओं में बदलते हैं तो परलाइट और बेनाइट, मार्टेंसाइट आदि हमें प्राप्त होती है अलग अलग चरणों में। तो यह परिवर्तन ठंडा करने की जो दर होती है उस पर निर्भर करता है, यानी कि कूलिंग रेट पर। और इसके जो दो मुख्य चरण होते हैं, न्यूक्लिएशन और ग्रोथ, यानी कि जो नए चरण में प्रारंभिक संरचना होती है और फिर विकास होता है, उस समय के साथ नए चरण पर विस्तार करती है, यानी कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन यही है। और खास करके जो हमारा कंडीशन होता है वो कंट्रोल होता है, हमारे अनुसार होता है। तो जब कूलिंग रेट की जो मुख्य अवधारणा है कि क्रिटिकल कूलिंग रेट जो मार्टेंसाइट बनाने के लिए आवश्यक होता है वो न्यूनतम ठंडा करने की दर होती है, यानी कि जो उसकी कूलिंग रेट जो होती है वो न्यूनतम होती है कूलिंग की। और फिर यदि ठंडा धीरे धीरे किया जाता है, यानी कि इसको टाइम के साथ करते हैं, तो मुलायम संरचना होती है, यानी सॉफ्ट फेज बनती है। और बहुत तेज़ी से अगर ठंडा किया जाए तो कठोर हो जाती है, लेकिन हाँ वहाँ पे वो ब्रिटल मटेरियल हो जाता है, तो मार्टेंसाइट बनता है। तो धीरे धीरे हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि पेरलाइट, बेनाइट और मार्टेंसाइट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और वो कैसा होता है। अब कंस्ट्रक्शन की बात करें, अगर आरेख की संरचना की बात करें तो जो इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो खास करके एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब कि अगर बात करें तो द टी डायग्राम जो है हमारा वो इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑब्टेन्ड थ्रू आइसोथर्मल हीट ट्रीटमेंट। तो derived from experimental data using isothermal treatment, cooling an alloy to a specific temperature and observing transformation over time, plotted with temperature y-axis versus time x-axis in logarithmic scale। यानी कि जो टीटीटी डायग्राम का जो प्रयोगात्मक डाटा हम लोग बात करेंगे या एक्सपेरिमेंटल डाटा के आधार पर इसे तैयार किया जाता है, और ये जो ट्रीटमेंट होता है वो आइसोथर्मल हीट ट्रीटमेंट होता है। आइसोथर्मल हीट ट्रीटमेंट होता है और इससे यह प्राप्त किया जाता है ये जो डायग्राम है। और इस प्रक्रिया में जो इस्पात के जो नमूने लिए जाते हैं, जो सैंपल लिए जाते हैं, वो ऑस्टेनाइट संरचना में गर्म किया जाता है। फिर इसे एक निश्चित तापमान पर तेजी से ठंडा किया जाता है और कुछ समय तक वहीं रखा जाता है, और इसके बाद समय के साथ जो मैक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं उसे रिकॉर्ड किया जाता है। यही इसका तरीका है। तो इस डायग्राम को हम लोग जब देखेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि ये जो दो एक्सिस में तैयार है, यहाँ पर खासकर जो बात हो रही है दो एक्सिस में बात हो रही है। तो वाई एक्सिस में पहले क्या होता है, वाई एक्सिस में क्या होता है, तो ये तापमान दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, तापमान। ये दर्शाएगा आपको तापमान। और जो एक्स एक्सिस होगा वो समय होगा। एक्स वाई एक्सिस में आपको टेम्परेचर मिलेगा
और एक्स एक्सिस में आपको टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि फिर से बात करें तो वाई एक्सिस में टेम्परेचर दर्शाएगा और जो एक्स एक्सिस होगा वो टाइम को दर्शाएगा और टाइम जो होगा वो लॉगरिथमिक स्केल में होगा। और जो हमारा ये वक्र होगा, जो कर्व बनेगा, वो जो विभिन्न तापमान पर होने वाले परिवर्तन की शुरुआत और समाप्ति को दर्शाता है। यानी कि शुरू होने का और समाप्त होने का जो ये कर्व होगा वो हमें शुरू होने का और समाप्त होने का जो स्थान होगा जो वो इसको दिखाता है। और ये जो विभिन्न प्रक्रियाएं होती है, जो रिएक्शंस होते हैं, उसको इस ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है। तो ये डायग्राम को आप एक एक करके समझेंगे और ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें और भी समझ में आएंगी। इसको और भी बेटर करने के लिए ये डायग्राम को यूज किए हैं ताकि ये जो यूटेक्टिक, हाइपो यूटेक्टाइड और हाइपो यूटेक्टिक जो स्टील्स हैं उसके बीच में जो अंतर हैं जो डायग्राम्स में जो दिए गए हैं वो आपको समझने में मदद करेगा। और अब बात करते हैं फेज इन टीटीटी डायग्राम। इसमें कौन कौन से फेज हैं। तो पहला जो आपको फेज होगा वो होगा पेयरलाइट का। फॉर्म्स एट हाइयर टेम्परेचर विथ स्लो कूलिंग। फॉर्म्स एट हाइयर टेम्परेचर एट विथ स्लो कूलिंग। और बेनाइट क्या होगा, फॉर्म्स एट मॉडरेट टेम्परेचर विथ इमीडिएट कूलिंग रेट। इमीडिएट कूलिंग रेट ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहाँ पर हाइयर टेम्परेचर आपको मिल रहा है विद स्लो कूलिंग। बेनाइट में आपको जो हो रहा है मॉडरेट टेम्परेचर आपको मिलेगा और जो कूलिंग रेट होगा वो इंटरमीडिएट होगा। और मार्टेनसाइट में क्या होगा, ये लो टेम्परेचर होगा। ये क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा और साथ ही साथ इसे रैपिड क्वेंचिंग करते हैं। साथ ही साथ इसे रैपिड क्वेंचिंग करते हैं। जो अवस्थाएं हैं खास करके जो 3 हैं वो ये दर्शाती है कि जो पेरलाइट होगा वो उच्च तापमान पर बनेगा और जब ठंडा करने की प्रक्रिया धीमी होगी तो इसमें फेराइट और सीमेंटाइट की परत संरचना बनेगी। फेराइट और सीमेंटाइट की परत संरचना बनेगी। और भी अगर पेरलाइट को अच्छे समझें, पेरलाइट को, तो अगर तापमान यहाँ पे उच्च दिख रहा है और जब ये ठंडा होगा लिख रहा है यहाँ पर, और समझ रहे हैं हम लोग जो ये डायग्राम्स के हिसाब से कि जो एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें देखने को मिलता है कि जो हायर टेम्परेचर और स्लो कूलिंग होगा तो वहाँ पर हमें धीरे धीरे जो चीज़ें मिलेंगी वो होगा फेराइट और सीमेंटाइट। फेराइट और सीमेंटाइट आप आगे देखिएगा ग्राफ में, डायग्राम में, कि अल्फा आयरन आपको देखने को मिलेगा। अल्फा आयरन देखने को मिलेगा, उसी साथ Fe3C देखने को मिलेगा। तो Fe3C मतलब सीमेंटाइट और अल्फा आयरन जो है अल्फा Fe जो लिखा रहेगा वो होगा फेराइट। तो उसकी जो परतदार संरचना मिलेगी और जिससे यह मजबूत लेकिन लचीला होता है। यह क्या होता है, यह मजबूत होता है और लचीला होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग लेकिन डक्टाइल। स्ट्रॉन्ग लेकिन डक्टाइल। और यही बेनाइट की बात करें तो बेनाइट जो होता है वो मध्यम तापमान पर बनता है। बेनाइट क्या होता है, मध्यम तापमान बनता है इंटरमीडिएट कूलिंग रेट के साथ। इसका यही कारण है कि यह मध्यम शीतलन जो होता है इसमें ठंडा होने की दर वो मीडियम होती है। और इसमें क्या होता है, ये दानादार आकार यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर जो होता है ये दानादार आकार मिलेगा और परलाइट से छोटा होता है जिससे अधिक ताकत और कठोरता आती है इसमें। उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको चेंज करते हैं, उसको समझने में मदद करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये बेटर स्ट्रेंथ तो यहाँ पे मिल रहा है और साथ ही साथ हमें टफनेस भी हो रहा है। टफनेस भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। और मार्टेनसाइट की बात करें तो मार्टेनसाइट में तापमान आपको कम हो जाएगा और जब तापमान कम होगा और बहुत तेज़ी से ठंडा किया जाएगा, यानी कि रैपिड क्वेंचिंग की यहाँ बात हो रही है, यहाँ रैपिड क्वेंचिंग की बात हो रही है, तो ये सबसे कठोर यानी कि हार्डेस्ट फेज मिलेगा यहाँ पर हमें।
यहाँ पर सबसे हार्डेस्ट फेज मिलेगा, लेकिन ये जो होता है वो ब्रिटल बहुत होता है, ये जो होता है वो अधिक ब्रिटल देखने को मिलेगा, इसलिए जो इसकी टेम्परिंग के द्वारा इसे मजबूत की जाती है। जब हीट ट्रीटमेंट में आगे हम लोग समझेंगे तो जो टेम्परिंग होती है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर, टेम्परिंग करके इसकी जो ब्रिटलनेस है इसको कम की जाती है और इसके द्वारा इसको मजबूत बनाया जाता है। तो ये पूरी परिवर्तन जो होगी समय और तापमान पर निर्भर करती है। ये सभी जो बात हम लोग कर रहे हैं वो समय और तापमान के इर्द गिर्द बात हो रही है, इसलिए अगर इसको समझें तो टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन जो शब्द नाम दिया गया है उसको समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो इसी के इर्द गिर्द हो रही है। तो जो भी इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं, इंजीनियरिंग अनुप्रयोग होते हैं, वो इसी के इर्द गिर्द हो रही है, और ये जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है हमें मिल पा रही है वो टीटीटी डायग्राम के एक्सपेरिमेंटल डाटा से मिलती है। अब इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ टीटीटी डायग्राम। आगे का जो हमारा चर्चा है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ टीटीटी डायग्राम। ये क्या है टीटीटी डायग्राम? इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या कर रहे हैं हम लोग, व्याख्या कर रहे हैं किसकी? तो टीटीटी डायग्राम के आरेख की, डायग्राम की मतलब आरेख की। तो जो लेफ्ट साइड का कर्व होगा स्टार्ट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन, राइट साइड कर्व जो होगा वो कंप्लीटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो होगा वो डिफरेंट माइक्रो स्ट्रक्चर्स फ्रॉम ए डिफरेंट कूलिंग रेट। यहाँ पर तीन चीज़ें देखने को मिल रही है, यानी कि बाएं दाएं और क्षैतिज, बाएं दाएं और क्षैतिज, लेफ्ट साइड कर्व, राइट साइड कर्व और हॉरिजॉन्टल कर्व। तो लेफ्ट साइड कर्व क्या बताती है? यह परिवर्तन की शुरुआत को बताती है। ये जो क्या करती है वो परिवर्तन की शुरुआत को बताती है। और जो राइट साइड है हमारा यानी कि दायां हिस्सा क्या दिखाएगा? ये परिवर्तन की समाप्ति को दर्शाएगा। दायां हिस्सा जो होगा वो परिवर्तन की समाप्ति को दिखाएगा, यानी कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो होता है वो डिफरेंट कूलिंग रेट पर जो बन रहा है हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर, डिफरेंट कूलिंग रेट पर जो बन रहा है हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर उसको दर्शाता है। तो जिसकी डायग्राम के बारे में समझने की बात यही है कि जो लेफ्ट साइड, राइट साइड और हॉरिजॉन्टल सेक्शन है वो किस किस तरीके से उसको हम लोग देखें। तो हम लोग जब देखेंगे, फिर से बात कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड जब देखेंगे तो वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, जो शुरुआत हो रही है वो देखने को मिलेगा, और राइट साइड में जो देखने को मिलेगा उसकी समाप्ति यानी कि कंप्लीटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन होगा, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में हम लोग जो कूलिंग रेट के साथ चेंजेस हो रहे हैं वो मैक्रो स्ट्रक्चर में वो देखने को मिलेगा, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। अब टीटीटी और सीसीटी क्या है? टीटीटी और सीटीटी क्या है? तो टीटीटी जो होता है वो होता है आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। टीटीटी जो होता है वो होता है आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, अभी तक जो हम लोग समझ रहे थे। और सीसीटी क्या है? ये कंटिन्यूस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। ये क्या है? कंटिन्यूस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, यानी कि यहाँ पर जो कंटिन्यू कूलिंग स्टेट ऑफ आइसोथर्मल, यानी कि आइसोथर्मल की जगह यहाँ पर जो कूलिंग हो रही है वो कंटिन्यूस हो रही है। और इसका जो एप्लीकेशन होगा, उदाहरण होगा, अनुप्रयोग होगा तो टीटीटी डायग्राम फॉर फंडामेंटल स्टडीज, बल्कि और जबकि सीसीटी जो होता है वो होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के लिए, वो जो होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के लिए। अब कुछ डिफरेंट कीज पर बात की गई है कि टीटीटी और सीसीटी डायग्राम में क्या है। दोनों के तुलनात्मक बात को समझने में और उसको खास करके अगर परिभाषा को समझने में और भी अगर हम लोग पॉइंट वाइज बात करें तो यहाँ पर आसान होगी कि अगर हम फीचर्स लें, फीचर्स क्या हो? कूलिंग मेथड, प्रैक्टिकलिटी और कर्व शेप। अगर इस पैरामीटर्स पे बात करें, इस फीचर्स पे बात करें तो टीटीटी डायग्राम में क्या मिलेगा हमें? आइसोथर्मल
जो मतलब कूलिंग मेथड जो होगा वो आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, और सीसीटी में क्या होगा, कंटिन्यूस कूलिंग देखने को मिलेगा। अब प्रैक्टिकलिटी जो होता है ये लेस प्रैक्टिकल फॉर इंडस्ट्री, है ना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल कम है, जबकि सीसीटी जो डायग्राम है वो मोर प्रैक्टिकल है फॉर द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। और कर्व शेप की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर समझ पा रहे हैं हम लोग। और जब सीसीटी की बात कर रहे हैं, जो स्लोप होती है वो कंटिन्यूस कूलिंग को दर्शाता है। उसको समझने में क्या होता है कि जो स्लोप लाइन होगी वो कंटिन्यूस कूलिंग होगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की, कि हीट ट्रीटमेंट्स के एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी कि अनुप्रयोग क्या है। तो जब हम लोग हार्डनिंग की बात करते हैं, हार्डनिंग मतलब कठोरन, कठोरन की जब हम लोग बात करते हैं तो मार्टेनसाइट फॉर्म्स थ्रू द रैपिड क्वेंचिंग। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, मार्टेनसाइट मिल रहा है। कैसे, तो रैपिड कूलिंग के माध्यम से, रैपिड कूलिंग के माध्यम से। और टेम्परिंग क्या हो रहा है, तो टेम्परिंग जो होता है वो कंट्रोल हीटिंग टू इम्प्रूव टफनेस, यानी कि हीट ट्रीटमेंट में जो टफनेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, इसके अंदर हीट ट्रीटमेंट के अंदर टफनेस को जो इम्प्रूव कर रहे हैं वो कर रहे हैं टेम्परिंग में। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे। अब एनेलिंग क्या है, एनेलिंग क्या है, तो स्लो कूलिंग फ्रॉम पेरलाइट एंड बेनाइट, स्लो कूलिंग रेट फ्रॉम पेरलाइट एंड बेनाइट। और जब बात करते हैं हम लोग केस हार्डनिंग की, तो सरफेस टेम्परेचर यूजिंग टीटीटी प्रिंसिपल, टीटीटी प्रिंसिपल यानी कि सरफेस ट्रीटमेंट टू इंक्रीज हार्डनेस। यहाँ पे बात हो रही है केस हार्डनिंग की, जो सरफेस ट्रीटमेंट होगी वो क्या होगी, हार्डनेस को इंक्रीज करेगी। सरफेस ट्रीटमेंट यूजिंग टीटीटी प्रिंसिपल्स, इसके अंदर क्या है, तो हार्डनेस अगर हमें इंक्रीज करना है तो हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं। ये सभी जो प्रोसेस हैं हीट ट्रीटमेंट के, ये सभी प्रोसेस हैं हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनलिंग और केस हार्डनिंग। आप इसे फिगर से भी समझ सकते हैं ये कैसा दिखता है, इसके मैक्रो स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं और कैसा होता है। यूटेक्टोइड रिएक्शंस क्या है, यूटेक्टोइड रिएक्शंस क्या है, तो ये जो यूटेक्टिक और यूटेक्टाइड जो रिएक्शंस हैं वो चरण है ना। तो जो ये अभिक्रिया के चरण है उसको समझने में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देती है। जैसे कि यूटेक्टिक की बात करें तो यूटेक्टिक अभिक्रिया जो होती है यह तब होती है जब एक द्रव्य दो ठोस अवस्थाओं में बदल जाती है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आयरन कार्बन जो सिस्टम है उसको लें तो 4.3% कार्बन और जो है वो 1147 डिग्री 1147 1147 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब लिक्विड आयरन का परिवर्तन होता है ऑस्टेनाइड और सीमेंटाइट में होता है। कैसा होता है कि ऑस्टेनाइड जो होता है और सीमेंटाइट दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है यूटेक्टिक में। मतलब जब एक द्रव्य अवस्था है वहाँ लिक्विड फेज है और दो ठोस अवस्था मिल रही है, यानी कि टू सॉलिड फेज मिल रहे हैं, तब ये क्या होगा, यूटेक्टिक अभिक्रिया कहलाएगी, यूटेक्टिक रिएक्शन कहलाएगी। और यूटेक्टाइड अभिक्रिया जो होगी वो यूटेक्टाइड रिएक्शन, यहाँ पर क्या होता है कि ठोस अवस्था में होने वाला परिवर्तन है, ठोस अवस्था में होने वाला परिवर्तन, यानी कि इस्पात का जो इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अगर हम लें 0.8% कार्बन और 727 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.8% कार्बन और 727 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब होता है तो ऑस्टेनाइड और परलाइट में बदल जाता है, जो फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण होता है। बड़ा समझने की बात है कि ये जो नाम ले रहे हैं उसको भी समझना जरूरी है। तो ऑस्टेनाइड और परलाइट में बदल जाता है जो फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण होता है।
तो एग्जाम्पल है लिक्विड आयरन कार्बन एलॉय फॉर्मिंग ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट ड्यू टू टेक्टाइल रिएक्शन ए सिंगल सॉलिड फेज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टू डिफरेंट सॉलिड फेज। इसका एग्जाम्पल होगा पेरलाइट इन स्टील 727 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसे ग्राफ के द्वारा यानी कि जो डिफ्रेंशिएट करके और भी बेटर समझना है तो इस टेबल के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। अब मेटास्टेबल फेज और सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। मेटास्टेबल स्टेज और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी महत्वपूर्णता क्या है कि आखिर ये मेटास्टेबल फेज क्या है, अस्थिर अवस्थाएं है क्या। तो मेटास्टेबल फेज परसिस्ट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन बट आर नॉट इक्विलिब्रियम फेज। अगर इसका उदाहरण की बात करें तो मार्टेनसाइट फॉर्म थ्रू रैपिड कूलिंग बट लैक डिफ्यूजनल इक्विलिब्रियम। और इसका जो इम्पोर्टेंस है 3 चरण में हम लोग बात कर रहे हैं कि मेटास्टेबल फेज एंड सिग्निफिकेंस ये क्या है, इसके उदाहरण क्या है, अनुप्रयोग क्या है और इसकी महत्वपूर्णता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोवाइड्स हाई स्ट्रेंथ बट रिक्वायर्ड टेम्परिंग फॉर टफनेस एडजस्टमेंट। यानी कि जो अस्थिर अवस्था है हमारा मेटास्टेबल फेज, उसकी संरचना जो है वो जो नियंत्रित परिस्थिति में बनती रहती है लेकिन संतुलित अवस्था में नहीं रहती। और इसका उदाहरण की बात करें मार्टेनसाइट, ये तेजी से ठंडा यानी कि रैपिड क्वेंचिंग से बनता है लेकिन यह स्थिर संतुलन अवस्था स्टेट इक्विलिब्रियम फेज में नहीं रहता है। मार्टेनसाइट जो होता है यहाँ पे जो उदाहरण ले रहे हैं हम लोग मार्टेनसाइट की, मार्टेनसाइट होता तो बहुत कठोर है, मार्टेनसाइट बहुत कठोर लेकिन भंगुर होता है। भंगुर का तात्पर्य है ब्रिटल, है ना। मार्टेनसाइट बहुत हार्ड होता है लेकिन ये ब्रिटल भी होता है, इसलिए इसे टेम्परिंग द्वारा, जो टेम्परिंग हमारा हीट ट्रीटमेंट है उसके द्वारा हम लोग इसे मजबूत बनाते हैं। और इसकी अगर और भी बात करें पॉइंट में तो ये उच्च कठोरता और मजबूती देता है। कठोरता मतलब हार्डनेस और मजबूती देता है। और जो टूल स्टील है और जो घर्षण प्रतिरोधी एप्लीकेशन होते हैं यानी कि वियर रेजिस्टेंट, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और जो बेहतर प्रदर्शन होता है, जो टॉप रेटेड वर्क है, इसके अतिरिक्त जो होगा वो हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। बेहतर प्रदर्शन अगर हमें चाहिए तो हीट ट्रीटमेंट हमें करना होगा, जैसे कि हम लोग टेम्परिंग कर रहे हैं उसके हाई स्ट्रेंथ करने के लिए, है ना। प्रोवाइड हाई स्ट्रेंथ बट रिक्वायर्ड टेम्परिंग फॉर टफनेस एडजस्टमेंट। अब हम लोग बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ की फेजेज। हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ की फेजेज यानी कि जो इसकी प्रमुख अवस्थाएं हैं उसके डेफिनेशन को, उसकी परिभाषा को हम लोग बात कर रहे थे अभी कि एक एक करके हम लोग आगे धीरे धीरे इसको समझेंगे कि ऑस्टेनाइट, फेराइट, सीमेंटाइट ये सभी चीज़ें हैं क्या आखिरकार। तो ऑस्टेनाइट जो होता है यानी कि जो ये सभी बातें और ये जो माइक्रो स्ट्रक्चरल है उसको ठंडा करने के आधार पर ये सभी चीज़ें बनती है। यानी कि TTT आरेख जो हमारा डायग्राम है उसमें विभिन्न जो सूक्ष्म संरचनाएं हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर है, वो ठंडा करने की दर यानी कि कूलिंग रेट पर डिपेंडेंट है। उस पर डिपेंडेंट होकर इसके आधार पर ये बनती है। तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। और जैसे कि ऑस्टेनाइट अभी कहीं में गामा आयरन मिलेगा तो वो होगा ऑस्टेनाइट, यानी कि उच्च तापमान पर यह स्थिर रहता है, नरम रहता है, डक्टाइल होता है और FCC संरचना होती है। जब हम लोग ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसकी बनावट की बात करते हैं, तो कौन सा यहाँ पर बनावट संरचना मिलेगी, वो मिलेगी हमें FCC की। अब बात करते हैं फेराइट की। फेराइट जो है वहाँ पर हमें डायग्राम्स में देखना अगर है तो ये मिल जाएगा। ये क्या होगा, अल्फा आयरन के नाम से दिखेगा, अल्फा Fe के नाम से। तो ये जो है उसमें कम कार्बन होता है ना, कम कार्बन वाली संरचना होती है। ये नरम मिलेगा, तन्य मिलेगा, डक्टाइल मिलेगा और ये जो होगा वो BCC संरचना में मिलेगी। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूब। अब बात कर रहे हैं हम लोग सीमेंटाइट की। सीमेंटाइट देखने को मिलेगा Fe3 सीक में। अगर कहीं
डायग्राम्स देख रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर Fe3C जो लिखा है उसका मतलब है सीमेंटाइट। सीमेंटाइट जो होता है वो उसका जो गुण होता है वो हार्ड होता है लेकिन ब्रिटल होता है, हार्ड होता है और ब्रिटल होता है, जो कि आयरन कार्बाइड के से है, आयरन कार्बाइड से बात यहाँ पर हो रही है। और पेरलाइट जो है वो फेराइट और सीमेंटाइट की जो परतदार होती है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। अभी हम लोग बात भी कर रहे थे इसके पहले कि फेराइट और सीमेंटाइट की जो परतदार संरचना होती है, लेकिन ये जो ताकत होती है उसमें लचीलापन देती है। यही जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इसे स्ट्रेंथ और लचीलापन देती है। यानी कि जो अल्टरनेटिव लेयर्स हैं फेराइट एंड सीमेंटाइट की, वो प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी की। अब बात करते हैं बेनाइट की। बेनाइट जो होता है ये फाइन माइक्रोस्ट्रक्चर होता है बिटवीन पेरलाइट और मार्टेनसाइट का, और इसमें क्या होगा, इसमें टफनेस और स्ट्रेंथ मिलेगा, टफनेस और स्ट्रेंथ मिलेगा। यानी बेनाइट जो होता है वो दोनों के बीच की संरचना होती है, पेरलाइट और किसकी, मार्टेनसाइट की। इसके बीच की संरचना होती है जो कि मजबूत और कठोर होती है। अब मार्टेनसाइट की बात करें, मार्टेनसाइट क्या होता है, ये सबसे कठोर संरचना है, द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर फाउंड बाय रैपिड क्वेंचिंग रिक्वायर्स टेम्परिंग। हार्डेस्ट होती है यानी कि सबसे कठोर संरचना होती है जो कि बहुत तेजी से ठंडा करने के बाद बनती है, यानी कि इसे रैपिड क्वेंचिंग कर रहे हैं, है ना, रैपिड क्वेंचिंग करके यह बनती है। लेकिन इससे बेहतर बनाने के लिए टेम्परिंग की आवश्यकता होगी। अगर इसे और भी बेहतर बनाना है तो क्या करना होगा, हमें टेम्परिंग करनी होगी। अब अगर और भी एडवांस में बात करें, और भी अगर एडवांस इंटरप्रिटेशन करें टीटीटी और सीसीटी डायग्राम की, तो हमें क्या समझ में आता है, इसके की पॉइंट्स हम लोग क्या निकाल सकते हैं। तो टीटीटी डायग्राम क्या होगा, प्रिडिक्ट्स फेज ट्रांसफॉर्मेशन अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, प्रिडिक्ट्स फेज ट्रांसफॉर्मेशन अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। यानी कि ये जो समस्थानक जो आइसोथर्मल होगा उसकी परिवर्तन की भविष्यवाणी करता है। जबकि अब सीसीटी डायग्राम की बात करें, सीसीटी डायग्राम की बात करें तो ये कंटिन्यूस कूलिंग पर काम करता है, यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू अंडरस्टैंड कंटिन्यूस कूलिंग इफेक्ट्स। अब इसके की फीचर्स क्या होंगे, नोज ऑफ टीटीटी कर्व, फास्टर ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट, अपर एंड लोअर बेनाइट मॉर्फोलॉजी चेंजेस विथ कूलिंग रेट, और मार्टेनसाइट स्टार्ट एंड फिनिश टेम्परेचर। अभी जब हम लोग उस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो ये जितनी चीज़ें बात कर रहे हैं ये चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि जो इसका जो आरेख होगा उसका यूज्ड, जैसे कि बात करें टीटीटी की, वो देखने को मिलेगा हमें आइसोथर्मल पर, और सीसीटी जो होता है वो खास करके इंडस्ट्रियल प्रोसेस में देखने को मिलेगा, जो हमें अंडरस्टैंडिंग कराती है कंटिन्यूस कूलिंग इफेक्ट की। यानी कि जो प्रारंभिक चीज़ें हैं वो देखने को हमें यहाँ पर दोनों में है वो दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। और जो इसके मुख्य चीज़ें हैं वो नोज ऑफ टीटीटी कर्व जो है वो सबसे तेज परिवर्तन बिंदु होती है ना, फास्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट होती है। और मार्टेनसाइट जो प्रारंभ और समाप्ति का जो तापमान होगा वो देखने को मिलता है अपर लोअर बेनाइट में, अपर लोअर बेनाइट में दोनों की जो सीमा है वो डायग्राम में देखने को मिलता है। और जो उपला और निचला बेनाइट है यानी कि अपर लोअर बेनाइट, वो ठंडा करने की दर के अनुसार बेनाइट की संरचना होगी। अब ये डिपेंड करेगा कि उसे ठंडा और फिनिश कैसे कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल केस की। इंडस्ट्रियल केस स्टडी अगर होती है तो उसमें इन सभी चीज़ों का कहाँ कहाँ है। तो अगर केस स्टडी पहला लें, अगर पहला एग्जांपल लें, पहला केस लें तो ऑटोमेटिक गियर्स की, ऑटोमेटिक गियर्स की, जो कि अलग अलग एग्जांपल ले रहे हैं, कहीं ले रहे हैं ऑटोमेटिक गियर है, फिर देखने को मिलेगा टूल स्टील्स, फिर मिलेगा अपने को वेल्डेड जॉइंट्स,
रेल ट्रैक्स, और भी ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, लेकिन कुछ एक को मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है ताकि आपको समझाया जा सके। यानी कि ऑटोमोबाइल गियर जो होगा वो बेनाइट परिवर्तन से वेयर रेजिस्टेंस और टफनेस में सुधार किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, वियर रेजिस्टेंस और टफनेस को सुधार रहे हैं। अब टूल स्टील का अगर उदाहरण लें तो मार्टेनसाइट में जो परिवर्तन है, मार्टेनसाइट में जो परिवर्तन है, इसमें जो हाई हार्डनेस और डक्टिलिटी है वो देखने को मिलेगा। और अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल लें वेल्डेड जॉइंट्स की, तो जो ये कंट्रोल्ड कूलिंग होती है, तो कंट्रोल्ड कूलिंग्स की अगर यहाँ आवश्यकता की बात कर रहे हैं तो इससे हो क्या रहा है, तो ये ब्रिटलनेस और दरार जो होता है हमारा उसके बीच में जो मटेरियल में क्रैक्स जो होते हैं उसको नहीं बनने देता, ये समझने को मिलता है। और दूसरा अगर एग्जांपल लें रेलवे ट्रैक की, तो रेलवे ट्रैक जो होता है वो पैरेलल संरचना उच्च मजबूती के लिए है और साथ में यानी कि मतलब स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी प्रदान करेगी, ये डक्टिलिटी भी प्रदान करेगी, इससे लंबे समय तक इसका उपयोग संभव हो पाता है। ये सभी जो प्रैक्टिकली चीज़ें हम देख रहे हैं वो किससे रिलेट कर रहे हैं हम लोग, बार बार CCT डायग्राम और TTT डायग्राम के साथ। अब कुल मिला के इसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो अभी हम लोग बात कर रहे थे उसका निष्कर्ष क्या है, उसका निचोड़ क्या है। तो निचोड़ में हम लोग समझें कि जो ये जो आरेख हम लोग पढ़ रहे हैं, जो TTT आरेख है, वो खास करके इसेंशियल है किसके लिए, प्रिडिक्टिंग मटेरियल बिहेवियर, उसके जो गुण हैं, उसके व्यवहार हैं स्थान स्थान पर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे वो देखने को मिलता है हमें। तो और ख़ास करके जब हम लोग कुछ एक काम करते हैं इंजीनियरिंग पर्पज से, तो ये प्रिडिक्ट करने में कि इसका डिज़ाइन करें तो कैसा होगा और इसकी लास्टिंग क्या होगी, लॉन्ग लाइफ होगी कि शॉर्ट लाइफ होगी, या फिर उसमें कहीं क्रैक्स, यानी कि जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बात करें तो भविष्यवाणी कर सकते हैं। और यही सभी चीज़ों को देख करके जो इंजीनियर्स होते हैं वो हार्डनेस, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी जैसे जो महत्वपूर्ण गुण हैं इस पर काम करते हैं, और इसे खास करके जो कूलिंग स्ट्रेटेजी होती है उसको हम लोग सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि हमें आवश्यकता क्या है। अगर हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू, तो हम लोग यह भी कर सकते हैं ना कि कूलिंग स्ट्रेटेजी हम क्या अपनाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा। और इसका जो ब्रॉड एरिया है काम करने का, वो ऑटोमोबाइल्स है, एरोस्पेस है या टूल्स मैन्युफैक्चरिंग है, ये सभी जगह खूब तेज़ी से काम होता है और सुविधा होती है इस डायग्राम के बाद। तो और ख़ास करके एक और भी चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो खराबी हो रही है वो इससे हम सुधार सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हमें बता रही है ये डायग्राम के थ्रू कि कौन सा मटेरियल किस स्ट्रक्चर में होगा, उसके क्या बिहेवियर होंगे, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे, वो हमें देखने और समझने को यहाँ पे मिलता है इससे। और कुछ रेफरेंस बुक की बात करें अगर इसको समझने के लिए, तो आप करिस्टर के मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग को आप रेफ़र कर सकते हैं, ASM हैंडबुक ऑन हीट ट्रीटमेंट को रेफ़र कर सकते हैं, और कुछ रिसर्च पेपर जो इस बेस्ड पर, फेस ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड पर हैं, और भी चीज़ें इससे आप समझ सकते हैं और भी बेहतर कर सकते हैं। अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बात हो रही है, आप उसको बेहतर कर सकते हैं। तो आपको बहुत धन्यवाद, आप चैनल से जुड़ें, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारे अलग अलग जो टॉपिक्स होंगे, चर्चा होंगे, उसका आप हिस्सा बने।